जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मिनट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा है 15 से 16 अक्टूबर। आप जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग की परीक्षाएं लगी हुई हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में काफ़ी प्रेशर रहता है कि हम क्या रिवीजन करें क्या नहीं। तो इस स्थिति में हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जिससे आपको एक आभासी पेपर जीके के जितने भी जीके जीएस के पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, वो समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को, जो प्रश्न ऐसे भी हैं शायद वो एक परीक्षा में डायरेक्ट आपको मिल भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के ब्लैंक स्पेस पहुंचे थे। गांधी जी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी से दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे थे, प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। चलिए हम देखते हैं, यहाँ सही ऑप्शन है डरबन। डरबन में गांधी जी एसएस सफारी जहाज से पहुंचे थे। हम बिना समय लिए थोड़ा प्रश्नों को हम तेज कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है समय अभाव रहता है परीक्षा के अंतिम समय में, काफ़ी प्रेशर भी रहता है विद्यार्थियों पे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डरबन। अगला प्रश्न हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किस नरसंहार के भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कई प्रकार के ये ब्रिटिश शासन की हुकूमत का प्रश्न है। जब हम अंग्रेज़ों के शासन से शासित हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए है जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन नंबर बी है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सैनिक विद्रोह असहयोग आंदोलन। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार में काफ़ी लोगों पे अंग्रेज जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, कुछ कुएं में कूद गए। सरकार ने काफ़ी कम आंकड़े पेश किए। जिस नरसंहार से काफ़ी लोग आहत हुए, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी। उन्होंने उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी इस नरसंहार के बाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी कल के प्रश्न में आपको बताया गया था। ये वो ऑप्शन या वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। कुछ ऑप्शन से प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ प्रश्नों को बदल दिए जाते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में भी आप जानते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया अंग्रेजों के खिलाफ, जो है सैनिक विद्रोह के बारे में भी बताया गया है। इस तरह से चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा प्रश्नों को हम तेज़ी से करने का प्रयास करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने के लिए। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूपीएससी ने इस प्रश्न को अपने पिछली कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, 5, सी 7, डी 9। ऑप्शन नंबर ए 4, 5, 7, 9, ए बी सी डी। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए 4 नहीं 7, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, नीचे भूटान है, नेपाल जो है यूपी से लगा हुआ नेपाल है, चीन बगल में सीमा हमारा बनाता है कई राज्यों से ऊपर जो है, अफगानिस्तान इधर जो है पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाते हैं पश्चिम साइड में, पश्चिमोत्तर में। तो ये हमारे 7 देशों से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा तेज प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर आप जानते हैं अंतिम मुगल सम्राट थे, जो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के नायक जिनको बनाया गया था, एक सिंबॉलिक नायक बने थे, क्योंकि उस समय बहुत बुजुर्ग हो गए थे। क्रांति के लिए किसी एक नायक की ज़रूरत थी, किसी एक राजा की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए। तो इनको एक प्रतीकात्मक नायक के रूप में मान लिया गया। हालांकि इन्होंने संघर्ष किया काफ़ी, लेकिन जो है इनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया गया, और ऑप्शन नंबर ए रंगून के जेल में भेजा गया। आप अन्य ऑप्शंस पे न देखते हुए सीधे रंगून याद करेंगे। रंगून जो उस समय, वर्तमान नाम इसका जो है यंगून है, और ये म्यांमार में पड़ता है। इसे काला पानी भी कहा जाता है। 1857 में अंग्रेज उस समय इनको पकड़ते थे, इसी जेल में ले जा कर के रखते थे, जो है रंगून। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु यहीं पर रंगून में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न भी हमारा आधुनिक भारत इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। इसे आप डेट को याद रखेंगे, कई बार ये डेट कंफ्यूज करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? सारे ऑप्शन में दे रखा है 1922, 1922, 1922, ऐसे देख रहे हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इस स्थिति में। तो हम याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। इसको हमने याद रखना है। 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने बिना किसी सूचना के, अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, प्रदर्शनकारी अपना धरना जुलूस प्रदर्शन जो भी था वो कर रहे थे, पुलिस ने बिना किसी सूचना के उन पर गोलियां चला दी, जिसके विरोध में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने और 12 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। 12 पुलिस वालों की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद जो है कुछ हमारे नेता जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को तुरंत टर्मिनेट कर दिया, तुरंत जो है कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर इस तरह की अहिंसा, हर जगह वो अहिंसा के प्रेमी थे, उन्हें पता था कि अगर आंदोलन में अहिंसा आ जाती है तो आंदोलन को सरकार तुरंत दबा देगी। अगर आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है तो जिसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है, जिसका कोई न कोई परिणाम निकलेगा। लेकिन अहिंसा आने के बाद सरकार को बहाना मिल जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे वो कोई सरकार हो। जब सरकार किसी आंदोलन, आज भी देखते होंगे आप, कोई भी आंदोलन जब उग्रवादी हो जाता है, आत्मघाती हो जाता है, तो वो आंदोलन बहुत दिन चल नहीं पाता है। लेकिन जो आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है, वो विरोध बहुत देर तक दिखता है और उस विरोध का प्रभाव भी पड़ता है, सरकार को अपने फैसले भी वापस लेने पड़ते हैं। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो कुछ इसी तरह से, इसी विचारधारा के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसकी आलोचना भी होती है कि उन्हें स्थगित नहीं करना चाहिए था, लेकिन गांधी जी का कहना था कि इस तरह की अहिंसा अगर होगी तो जो कतई उनको इस तरह की अहिंसा एक्सेप्ट नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। किस प्रोटीन से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे बॉडी में होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, जिससे हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। 4 ऑप्शन है, कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका प्रश्न उत्तर आप समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के बाद हमें कमजोरी, एनीमिया रोग, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जो है आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी, सारी चीज़ें। ब्लड में जो है सबसे मुख्य अवयव है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से, हमारे हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कई तरह के तत्व जो है ब्लड के कंपोजिशन में अपना भाग लेते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का निर्माण अगर आप देखते हैं तो नीचे शॉर्ट नोट्स में दिया गया है, एमिनो एसिड की कई श्रृंखला से बने हुए प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा प्रश्नों को हम जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को बहुत ही शालीनता, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तब इसका उत्तर आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जो इस तरह से अगर आप आधा मैप अगर बनाते हैं, तो इस तरह से अगर भारत का मैप है तो ये ऊपर इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी की बात होती थी, यहाँ ऊपर कश्मीर हो जाता है और यहाँ कन्याकुमारी आपने कई बार सुना होगा। ये उत्तरी बिंदु है, उत्तरी, और ये दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ भारत का प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक शहर है, तमिलनाडु नीचे है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये अगर इस तरह से हम मैप अगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा एक आभासी मैप आपके लिए, तो यहाँ पर जो है कि कन्याकुमारी है, तमिलनाडु सबसे नीचे है, इधर केरल, इधर तमिलनाडु है, पश्चिम की तरफ केरल, पूरब की तरफ तमिलनाडु। तो इसकी स्थिति क्या है? कुछ काल्पनिक रेखाएं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इन्हीं रेखाओं के सापेक्ष इस जगह की स्थिति पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए, मकर रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। अब एक हम पूरी पृथ्वी का ग्लोब ड्रा करेंगे, जिससे आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है पूरी पृथ्वी का जो है कि ये भारत की स्थिति, ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा अगर भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर अगर ये भूमध्य रेखा इस तरह से है,
यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं कि कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, काल्पनिक तीनों रेखाएं हैं, और भारत की स्थिति कुछ हमारे यहाँ पर हमारा भारत पड़ता है। ये भारत की रेखा स्थिति इस तरह से हो जाती है। कर्क रेखा भारत के कुछ राज्यों से होकर के भी गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, जिसका ट्रिक आप लोग याद करते होंगे, कर्क रेखा, और भूमध्य हमारे भारत को टच नहीं करती है और न ही मकर रेखा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर दक्षिणतम बिंदु भारत का, तो यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाती है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर की स्थिति बन रही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे मैप बना लेंगे, एक आभासी वहाँ पर पेन से छोटा सा बगल में, और उस पर रेखाओं को खींच करके भारत की स्थिति या जो भी इस तरह के प्रश्न, उनको थोड़ा सा आप इत्मीनान से, क्योंकि ये याद करने वाले प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न स्वयं समझ करके देखे जाने वाले हैं कि किस तरह से इनको हम तुरंत एग्जाम हॉल में ही बना सकते हैं। तो इसकी आपको इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बी निकल करके आता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में, कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस के 3 नाम दिए गए होंगे, एक नाम ऐसा होगा जो इनपुट डिवाइस नहीं होगा, वो कोई अन्य डिवाइस होगा। कंप्यूटर में आप जानते हैं, जैसा कि अगर इस तरह से सिस्टम है, तो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए सीपीयू, अगर यहाँ ऐसे हम अगर समझते हैं, तो यहाँ पर कीबोर्ड इस तरह से है और यहाँ पर माउस है। तो डेटा को इनपुट करने के लिए आप पाते हैं भेजने के लिए कुछ डिवाइस लगे होते हैं, और डेटा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ डिवाइस लगे होते हैं। तो उसी तरह से उसी का प्रश्न यहाँ पर बनाया जा रहा है, कंप्यूटर प्रणाली में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट, पहले तो हम डिवाइस के बारे में समझते हैं। डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस आपने देख लिया, एक आउटपुट डिवाइस होती है, इस तरह से देख लिए। स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस से हम किसी सूचना को कंप्यूटर में भेजते हैं। यहाँ से अगर हम ए दबाते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ए प्रदर्शित होगा। हमने ए कीबोर्ड से दबाया तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, और यह ए शब्द जाकर हमारी स्क्रीन पर दिखने लगा तो हमारा मॉनिटर यानी स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। बस इतना ही इसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क समझना है, एक बार समझ लेते हैं तो ये हमें आसान हो जाता है। माउस से हमने अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने लगा, तो जैसे ही उसका प्रभाव दिखने लगेगा तो हम पाएंगे कि माउस इनपुट डिवाइस हो गया, और जहाँ प्रभाव दिख रहा है, हमें रिजल्ट दिख रहा है, वह आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी प्रकार प्रिंटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपने अगर कोई फाइल प्रिंट दिया, जैसे ही आप, ये जुड़ा रहता है सीपीयू से, आपने प्रिंट कमांड यहाँ पर दिया और हमारा पेपर निकल कर यहाँ पर आ गया। तो कमांड तो दिया हमने कीबोर्ड या माउस से, लेकिन पेपर निकल कर आ गया प्रिंटर से, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। स्टोरेज आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड जिसमें सूचनाओं को स्टोर करते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से हमने आपको शॉर्ट में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट मतलब जिससे हम कमांड देते हैं, आउटपुट मतलब जहाँ से हम परिणाम प्राप्त करते हैं, स्टोरेज मतलब जहाँ हम सूचनाओं को एकत्रित करके रखते हैं। इसको शॉर्ट में हम इतना ही समझेंगे। फिलहाल आप किसी विस्तृत क्लास में इसको समझने का प्रयास करेंगे हमारी, तो आपको पूरा डिटेल में भी समझ में आएगा। तो माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। हमने बताया माउस से हम कमांड दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। कीबोर्ड से कमांड दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। स्कैनर से किसी इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। लेकिन प्रिंटर सूचनाओं को प्रदर्शित पेपर पर बाहर कर दे रहा है, प्रिंट करके पेपर पे, ऐसे पेपर ट्रे अगर यहाँ लगी है तो इसको तुरंत प्रिंट करके यहाँ निकाल दे रहा है इस तरह से, तो यह आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, यह इनपुट डिवाइस नहीं रह जाता है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं। निमोनिया, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम जिसके लक्षण हो जाते हैं, तो निमोनिया रोग है। यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में आता है, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है आपको। फेफड़ा, यकृत, आंत, क्लोम, इसका स्पष्ट उत्तर आपको फेफड़ा।
निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़े जाम हो जाते हैं, फेफड़ों में पस, पानी, इस तरह की चीज़ें जमा हो जाती हैं जिससे हमें खांसी सर्दी का अनुभव होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे हम प्रश्नों को। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? आइए 4 देश दिए होंगे ऑप्शन में, जिनमें से कौन सा ऐसा देश है। प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं हैं, कई देशों से जिसकी सीमाएं ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं, ऐसा कौन देश है? चीन है, कनाडा है, भारत है, ब्राज़ील है। आप देख पा रहे होंगे हमने शॉर्ट नोट में दे रखा है कि चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, जैसा कि आप देखते भी हैं कई देशों से चीन की सीमाएं लगती हैं। अपने भारत से भी चीन की सीमाएं लगती हैं। इस तरह से मंगोलिया से, रूस से, नीचे ताइवान है उसकी सीमा में जो है टेरिटरी में आता है, जापान उस साइड में है। तो कई देशों से चीन की सीमाएँ लगती हैं। तो इसी तरह से म्यांमार, थाईलैंड है, कई देशों से। तो आगे हम देखते हैं, कुल 14 देश याद रखेंगे। फिलहाल हमें देशों को याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 14 देश दिए गए ऑप्शन में चीन से सर्वाधिक हैं। भारत की जो है 7 देशों से सीमाएं लगती हैं, जो कि पिछले ऑप्शन में भी हमने आपको बताया था 7 देशों से। कौन कौन 7 देश थे उनके बारे में, कि किस तरह से म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। इस तरह से भारत के भी 7 देश हम आपको बताए थे। ब्राज़ील की 10 देशों से लगती है, दिए गए ऑप्शन में ब्राज़ील चूँकि है। कनाडा की सबसे कम 4 देशों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन की सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न यूपी SSC देता है और अच्छे खासी मात्रा में 5-6 प्रश्न जो भी हैं बढ़िया प्रश्न देता है। अगर जरा से भी आप सावधानी इन प्रश्नों में करते हैं तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, जिन्हें आप इनका 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको स्कोर कार्ड को सुधारने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक हो, वो हमारे प्रयोग से ज़्यादा कंप्यूटर के लिए आवश्यक हो, जिससे कंप्यूटर चलता है, जो कंप्यूटर को हमारे और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर इसको आप कंप्यूटर मानते हैं और इस तरह से ये यूज़र है मान लीजिए, तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, OS बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा एंड्रॉयड OS है, एप्पल का आईफोन का OS का सॉफ्टवेयर अलग है, आईफोन OS है, नोकिया का सिम्बियन OS आता था, विंडोज़ OS के विंडोज़ फ़ोन है तो विंडोज़ OS है। इस तरह के टर्म्स आप जो है सुने होंगे, इनको अगर कंप्यूटर से संबंधित विद्यार्थी इनको जानते भी होंगे बहुत अच्छे से। तो निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, यूनिक्स, MS-DOS, MS वर्ड। आइए देखते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। लाइनेक्स भी एक OS है, यूनिक्स भी OS है, MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर विंडोज़ को बनाया गया बाद में। हमें इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड में लेटर एप्लीकेशन टाइप करते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः अगर आप देखते हैं तो इस्तेमाल के आधार पर 2 प्रकार के आप समझ लीजिए, फ़िलहाल होते तो और भी प्रकार के हैं, लेकिन 2 तो जान ही लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रदान करे, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर है तो इसे 2 भागों में, ये OS हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से दूसरा प्रकार हम एप्लीकेशन, जिन्हें आप ऐप्स कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप्स क्या हैं? ऐप्स हमारी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारी स्पेशल प्रॉब्लम है, हमें लेटर टाइप करना है तो हमने MS वर्ड खोल लिया, हमें अगर एक्सेल शीट बनानी है तो हमें MS एक्सेल खोल लिया, हमें फ़ोटो बनानी है तो हमने फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लिया। इस तरह से हर एक काम के लिए विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए होते हैं, किंतु OS जो हैं सिस्टम में इंस्टॉल रहते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। तो यहाँ पर फिलहाल अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, MS वर्ड। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, लेटर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। चलिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, MS वर्ड। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? इसमें से ध्यान देना है कि दक्षिणतम छोर कौन सा है। बहुत ही सावधानी से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपका उत्तर निकल आएगा। इंदिरा कॉल,
गुहार मोती, किबूथू, इंदिरा पॉइंट। ABCD 4 ऑप्शन है। आप ध्यान दीजिए, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु आपका जब देखते हैं कि पढ़ते हैं तो इंदिरा कॉल आता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इन दोनों को ध्यान देंगे। पॉइंट है तो नीचे है, कॉल आएगी तो ऊपर है। थोड़ा दिमाग में ट्रिक लगा के रखेंगे कि कॉल है, फ़ोन कॉल आ रही है, एक अपने मन में लगाएंगे तो कॉल ऊपर, टावर ऊपर लगे हैं तो हवा हवाई कॉल ऊपर है तो ऊपर में उत्तर आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब पॉइंट है तो नीचे है। इस तरह से गुहार मोती और किबूथू चारों को याद रखेंगे। गुहार मोती आपका गुजरात की साइड में पड़ जाता है, पश्चिमी छोर। किबूथू या वालांग, इसको वालांग भी बोलते हैं, किबूथू भी बोलते हैं। परीक्षा में इसको कभी कभी वालांग या किबूथू पूछता है। तो यह आपका पूर्वी छोर पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गुहार से आप याद रखेंगे गुजरात के साइड में गुहार मोती हो गया। इंदिरा कॉल आ गई, ऊपर से हवा हवाई कॉल चल रही है, इंदिरा कॉल मतलब उत्तर में। तो पॉइंट बच गया, दक्षिण में डाल देंगे। बाकी जो साइड हमारा बच गया किबूथू, पूरब में डाल देंगे। चारों को याद करेंगे। गुहार मतलब गुजरात की तरफ, गुहार मोती पश्चिम, कॉल उत्तर में, पॉइंट दक्षिण में, किबूथू पूरब में। हमें यहाँ पूछा जा रहा है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। चलिए थोड़ा सा हम कुछ ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को मन में अपने बैठाने का प्रयास करते हैं, याद करने का। ये सबका अलग अलग तरीका होता है, इस तरह से आप भी इनको याद करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ते तो हम हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसमें आप जो है देखने लगते हैं कि इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट हो गया, समझे में नहीं क्या है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आधुनिक भारत के इतिहास से जो है प्रश्न है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है हड़प नीति, आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जानते होंगे। सहायक संधि की नीति कोई लाया तो कोई हड़प नीति की लाया, व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार लाए थे, इनके बारे में जानते हैं। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। इन चारों के बारे में आप जानते रहिए। फिलहाल इनका बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? साइमन कमीशन भारत जब आया तो एक नारा लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और आपको एक घटना याद रखनी है, क्योंकि ये डेट बहुत तकलीफ देते हैं इतिहास में। डेट तो याद रखते हैं, भूल जाता है। 1928 के दौरान साइमन कमीशन भारत में आता है और उसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जिससे उनको चोट आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान देंगे आप। साइमन एक गोरा अंग्रेज था जिसका नाम साइमन था, सर जॉन साइमन ऐसे पूरा नाम था। तो उसके नाम पर, उसके नेतृत्व में ये गोरे लोगों का कमीशन इसको कहा गया, अंग्रेजों का कमीशन कहा गया, वाइट कमीशन कहा गया। और भारत ने कहा, यह कमीशन आया था भारत की समीक्षा करने के लिए कि भारत कैसा चल रहा, अच्छा है बुरा है, हम भारत के लिए कानून बनाएंगे, आज़ादी देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये लोग झूठे तो नहीं ना आतंकवाद फैलाए हैं, उग्रवाद मचाए हैं, ज़रा इनका जांच किया जाए। तो भारतीयों ने कहा नहीं भैया, हम भारतीय जो है, अगर साइमन कमीशन बना है जांच करने के लिए हमारी गतिविधियों को, हमारे आंदोलन को, तो इसमें भारतीयों का होना जरूरी है, ये गोरे लोगों का कमीशन हमें नहीं चाहिए, जिसका विरोध पुरजोर किया गया। और साइमन गो बैक के नारे 1928 में लगाए गए। इसमें जो है लाला लाजपत राय जो है, जिनका लाठियाँ खाने से निधन भी हो गया, शहीद हुए जो है स्वतंत्रता सेनानी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इस तरह से। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आए, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं तो उनसे डेट याद रखना आसान पड़ता है, डायरेक्ट डेट याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये भी आधुनिक भारत से प्रश्न, आधुनिक भारत से काफ़ी प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की छोटी परीक्षाएं या पेट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, इस तरह की परीक्षाओं में
प्राचीन भारत से तो प्रश्न आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुतायत मात्रा में देखा गया कि आधुनिक भारत के प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो जिन्हें सम्मिलित काफ़ी किया गया है और चारों ऑप्शन आपको बताने का मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है, जिनसे आपको अगर ऑप्शन से भी प्रश्न आए तो आप उनको बना पाएँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया? राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आईएनसी जब बनती है, ये वही हम इसकी जब स्थापना करते हैं मुंबई तेजपाल यूनिवर्सिटी में, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है कि किस अधिवेशन, इसका हर साल अधिवेशन चलता था, मीटिंग चलती थी, और किस मीटिंग में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज की मांग का मतलब कि अब हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दीजिए, हमारा राज्य हमें दे दीजिए, हमारा शासन हमें दे दीजिए अंग्रेजों से, इस तरह की मांग कब रखी गई? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, बी लाहौर, सी लखनऊ, डी कराची। ऑप्शन नंबर बी लाहौर सही है, इसको याद रखेंगे। लाहौर से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी लाहौर सही है। अगला मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है। आइए, प्राचीन इतिहास के भी कुछ प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के बारे में आप एकदम कुछ किताबें हम आपको इसमें बताएंगे, जिन्हें आपको याद कर लेना है। यह परीक्षाओं में आपको 1 नंबर चाहे जब सुरक्षित नंबर दिला सकते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज, फाहयान, वेनसांग। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे, ध्यान देंगे इनको। मेगस्थनीज ने इंडिका का लेखन किया था। मौर्यकालीन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन जो है मेगस्थनीज ने इनका लेखन किया था। फाहयान की किताब इस तरह से जानेंगे, फाहयान, फुयुकी, वेनसांग, सीयुकी, इन लोगों ने भी चीनी यात्री थे जिन्होंने यात्राएं की और भारत में के विवरण के लिए अपनी पुस्तकें लिखी। चलिए, यहाँ फिलहाल मौर्यकालीन इंडिका और मेगस्थनीज को याद रखेंगे, जिनमें भारत का वर्णन है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खिलाफत आंदोलन जब अली बंधु द्वारा चलाया जा रहा था, तो इसका विरोध किसने किया? जो है किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया कि महात्मा गांधी अब इस आंदोलन में आ गए हैं तो ये आंदोलन चौपट हो जाएगा, इनका विरोध किया जाए, ये इस आंदोलन से नहीं जुड़ने चाहिए। तो आप इसको समझ लीजिए, जिस तरह से गांधी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जिस तरह से हम लोग भारत में गांधी जी को वैल्यू देते हैं, वैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द के लिए पाकिस्तान की मांग की जो है, और जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया। तो जिन्ना जो है ये, इनको क्या कहा जाए, जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग की और महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आते हैं तो यहाँ हमारा प्रभाव, हमारी कूटनीतिज्ञता या हमारा जो भी और भी गंदी राजनीति है वो यहाँ नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से इन्होंने गांधी जी का पूरा विरोध किया, क्योंकि गांधी जी सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे और यह अलग देश ही बनाना चाहते थे। इनकी मशवरा शुरुआत से ही थी, मंशा ही गड़बड़ थी, जो कि बाद में पूरी भी कर लिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बांध से संबंधित प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध से संबंधित प्रश्नों को एक बार आप सरसरी निगाह से देख कर जाएंगे, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान ट्रिक्स हमसे आपको बता दे रहे हैं। आप नागार्जुन को याद रखेंगे, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी आपको पता है, नागार्जुन और कृष्णा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन और कृष्णा याद रखेंगे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध आप जानते हैं, इस तरह से आप जानेंगे। गंगा नदी के भी बारे में जानते हैं, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका आप उत्तर लगाएंगे, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, इस तरह के लोग, अशफाकुल्ला खान इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। वह ग्रुप था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह जो है काकोरी षड्यंत्र, पहले इसका नाम डकैती था, लेकिन अब सरकार ने इसका नाम बदल करके षड्यंत्र कर दिया है। काकोरी षड्यंत्र जो है, जहाँ पे जो है ट्रेन से शस्त्र लिए गए थे, जो आज़ादी की लड़ाई में काम आए, लूटे गए थे शब्द नहीं प्रयोग करेंगे
हमारी ये संपत्ति अंग्रेज लूट कर ले जा रहे थे, हमने अपनी संपत्ति प्राप्त किया, उसे लूटना नहीं कहेंगे, अपने अधिकार को लेना कहा जाएगा। तो सरकार ने भी बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि काकोरी जो डकैती हम लोग बहुत दिनों से बचपन से पढ़ते आते थे, काकोरी डकैती, उसका नाम काकोरी षड्यंत्र कर दिया गया। ध्यान देंगे आप। ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये शामिल था काकोरी षड्यंत्र केस में। चलिए हम अपने 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही याद करने वाला प्रश्न तो है, लेकिन इसको आप ध्यान दीजिए। इस तरह का ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। भारतीय मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बस इसको याद रखेंगे, एक शब्द में याद कर लेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसी 82.5 डिग्री को 4 मिनट देशांतर के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो प्लस 5.5 घंटे का जो हमारा मानक समय GMT चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो हमें मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोग परीक्षा में जा रहे हैं, इन प्रश्नों को देखें। इस तरह की सीरीज हमने और भी पिछली सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1, 2 भी डाला गया है, उनको भी आप एक बार देख लेंगे। इसमें कोई भी अपने मन से फालतू प्रश्न नहीं डाले गए हैं, वही प्रश्न डाले गए हैं जो UPSC जो है पिछले प्रैक्टिस सेट को अध्ययन करके प्रश्नों को बनाया गया है, ताकि जिन प्रश्नों को कई बार पूछा गया उन प्रश्नों को डाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इत्मीनान से सुना और देखा। अगर आप चैनल से अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना विचार साझा करने के लिए कमेंट करें तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।